सलीम जी फातिमा। इसके पहले कि आपके अच्छे गए, सारे सेशंस अच्छे गए? यस सर, यस। ज़ीशान थोड़ा भाई? सा उधर एक दो दिन पहले जरा नेटवर्क का इशू था बारिश की वजह से, और प्रोफेसर मोहम्मद अतीक साहब का कुछ लेक्चर सैटरडे में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था हल्का सा, बट खदीर साहब को नहीं। हाँ, वहाँ पे उनके अमरावती में, और प्लस इधर कुछ एक दो दिन जो बारिश कुछ ज्यादा हुई थी तो जरा सा नेट का इशू था। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। वो अब जरा सा एक आध मिनट के ग्लिचेस थे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। थैंकफुली जी। बारिश ने तो बहुत कहर बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ढाया कि कितनी इमारतें मुनहदिम हो गई। 2-3 दिन कुछ भी नहीं हो सका शहर के हम सुन रहे अंदर। थे कि कुछ अपना HRDC एएमयू में मैं भी कुछ बाहर रही, डैमेज हुआ है। लेकिन वहां भी बारिशें बहुत ज्यादा होती रही हैदराबाद में। हमारी एक दीवार, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, उसकी इधर की एक दीवार रात में गिर गई, तो अब वो धीरे धीरे उसको पूरा ही गिराना पड़ेगा। वो उसके मरम्मत होने की तो कोई गुंजाइश है नहीं। वो बहुत दिनों से वो हमने खाली कर दिया था वो इलाका, वो पानी आना शुरू हो गया था उसमें से, और वो मिट्टी की दीवार थी, वो बन नहीं सकती। 150 साल पुरानी ये बिल्डिंग, 150 साल पुरानी है। जी जी, बड़ी कदीम बिल्डिंग है, और महात्मा गांधी जी यहाँ भी इस कैंपस में रुके आके, तो वो हम लोग को इसीलिए पता इसको लगा था। पूरा, जी बस इसीलिए इसको पूरा मिसमार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका एक हेरिटेज स्टेटस है। वरना अब हम इसको पूरा मिसमार करवा देते, वहां कुछ नया बन जाता। लेकिन अब तो बस वही जो हिस्सा गिरा है उसी को तो और कर दिया जाएगा, बाकी की मरम्मत करके छोड़ दिया जाएगा। वक्त लगेगा, उसमें भी वक्त लगेगा। जी जी, तो शुरू करें। प्रोफेसर yes अशर yes, कदीर साहब। dear participants, please message your colleagues to join fast. Only 42 are here right now, and there is 100 more. So प्रोफेसर कदीर साहब, बस मैं इजाजत चाहूंगा, 1 मिनट आपको इंट्रोड्यूस कर दूं और फिर आप शुरू कर दें। सर इजाजत है? हाँ यानी अशर भाई, आप सुन रहे हैं हमें? 1 मिनट। जी जी जी, हाँ जी, there he is. प्रोफेसर अशर कदीर इज हियर। हाँ, प्रोफेसर कदीर, ये डॉक्टर ज़ीशान रजा खान हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से, मौजूद हैं यहाँ। जी, आपको आपका तारुफ करेंगे। और मैं आज इस ग्रुप से पहली दफा मिल रही हूँ, और आप ही के बाबरकत मौजूदगी में, और मुझे बड़ा इंतजार था इस सेशन का। ज़ीशान भाई, मैं बहुत दिनों से प्रोफेसर अशर कदीर साहब से मैं मुल्तमिस थी कि आप इस पे बात करें, IKS और यूनानी मेडिसिन पे, और इनकी सलाहियतों का और इनकी खिदमात का अहाता शायद आप कर लें, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं सर, जी, और जी, तो अशर भाई, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस सिलसिले से कि हमने मिलके करीब 1 दर्जन से ज्यादा कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन किए हैं, और इस सिलसिले में हमारा बेहद जाना आना भी होता है इंटीग्रल। और आज लखनऊ में जो है, जी जी, और ज़ीशान भाई वहाँ के HRDC के डिप्टी डायरेक्टर हैं। जी जी, ज़ीशान भाई शुरू करें। जी जी, मैं शुरू करता हूँ। सो डियर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। Today we are with us Professor Ashar Qadir Saab. He is a distinguished faculty member in the Department of Kulliyat, Ajmal Khan Tibbiya College, Aligarh Muslim University. With his deep expertise in fundamentals of Unani medicine and integrative approach in traditional systems of healthcare, he has contributed extensively to teaching, research, and academic development in Ayush. Professor Qadir has been actively engaged in promoting the relevance of classical knowledge in modern context, focusing on holistic and preventive healthcare. In his talk on IKS Holistic Health in Ayush, he will be highlighting the significance of traditional wisdom in achieving sustainable health and well-being. Please join me with welcoming Professor Ashar Qadir
He is such a person of repute. Please try to learn him as much as possible. Sir, you are welcome. Please, sir, continue your session. Thank you so much to introduce me with our audience and visitors of the Integral University. I am also thankful to the to your department and the department of this UGC which is conducted this activity. यहाँ मुझे मालूम है कि आप लोगों के लिए एक इंटीग्रेशन है, और ये भी आपको मालूम होगा जो हम आज की टॉक शुरू करेंगे कि ये जो आप लोग समझते हैं कि आप में से सबने एलोपैथी का नाम तो सुना ही है, और उसके बाद आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा के साथ साथ यूनानी का नाम भी आपने सुना होगा, होम्योपैथिक का नाम भी, और सिद्धा वाट एवर इट इज, योगा। तो ये सब हमारे इंडिया में 2 मिनिस्ट्रीज रन करती हैं। एक डिपार्टमेंट पहले थे लेकिन अब अलग अलग सेपरेट मिनिस्ट्रीज हो गई हैं। तो एक तो ये जो मिनिस्ट्री है हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंडर से तो एमसी ये जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में जो है वो मॉडर्न मेडिसिन के कोर्सेज होते हैं, MDBS, MD वगैरह। और एक डिपार्टमेंट जो एस्टेब्लिश हुआ था पहले, वो अब पूरी एक मिनिस्ट्री में बदल चुका है, दैट इज नोन एज आयुष डिपार्टमेंट ऑफ ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और ये लुक आफ्टर करती है हमारे तमाम जो हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन कह लीजिए, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कह लीजिए, उसको ये गवर्न करती है। तो यूनानी भी उसी में से एक है। तो आज मेरी टॉक उसके ताल्लुक से होगी कि व्हाट इज यूनानी मेडिसिन, थोड़ा सा उसके हिस्ट्री होगी, और उसके पर्सपेक्ट्स के अंदर के इंडिया में फिर ये कब आई, क्या इसका थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद उसकी होलिस्टिक अप्रोच को देखेंगे, और उसके बाद अगर कुछ थोड़ा टाइम मिलता है तो ये भी कोशिश करेंगे कि ये इंडिजिनस सिस्टम में किस तरीके से जो है अपना जो है कंट्रीब्यूशन कर रही है, और कैसे कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ जो है मैं फर्स्ट स्लाइड शेयर करता हूं अपनी। Now, slide is clear now to all of you? Yes, sir. Are you able to see the first slide? Yes, sir. Okay. Yes. So, Unani medicine particularly is referred to Greek. यूनान जो लफ्ज है वो हमारे यहाँ और वेस्ट में ये ग्रीक या ग्रीस से जो है उसको रेफर करता है, मींस ग्रीक मेडिसिन। ये आप देखिए मैंने इधर पॉइंट किया है ऊपर, इट इज द सिंबल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसमें ये सब एब्रिविएट कैपिटल लेटर्स से हैं। ये ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। ये जो हमारे सिस्टम्स हैं इनको हम ट्रेडिशनल भी कहते हैं, कन्वेंशनल भी कहते हैं, एंशिएंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। इनका जो ओरिजिन है वो मैंने देखिए फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया है। यहां 2 चीजें आपको समझनी है कि व्हाट इज मेडिसिन एंड व्हाट इज यूनानी मेडिसिन। इन जनरल इट इज मेडिसिन, इन पर्टिकुलर जो मेरी टॉक होगी वो यूनानी मेडिसिन के रेफरेंस में होगी। यूनानी मेडिसिन और जनरल मेडिसिन में अगर आप देखेंगे तो किसी भी उसमें चले जाएंगे तो बिल्कुल जस्ट हिस्ट्री को हिस्टोरियन ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है प्री हिस्टोरिक और एक है हिस्टोरिक, यानी हिस्ट्री से पहले प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का मतलब ये होता है कि उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है कि जिससे हम कोई क्लू ले सके किसी भी हिस्ट्री का, नॉट ओनली द मेडिसिन। तो वहां पर से जो हम क्लू लेते हैं, और जब हम क्लू मिलना शुरू हो जाते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, स्टैचूज, अदर रेफरेंसेस, पेपर्स, व्हाटएवर इट इज, तो वो सारा पार्ट फिर हिस्टोरिक हो जाता है। तो यूनानी या
जनरल मेडिसिन बिकॉज इट इज द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आपने देखा होगा कि एक बहुत कॉमन एक फ्रेज है कि टू बिल्ड ए गुड नेशन, हेल्दी नेशन, आपको हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करना है। यानी हेल्थ फर्स्ट है, फिर एजुकेशन है। हेल्दी बॉडी डज द परफेक्ट वर्ड एंड हेल्दी माइंड थिंक परफेक्ट, कंट्रीब्यूट्स परफेक्ट। तो ये हेल्थ का जो सिस्टम है ये एक वन ऑफ द एसेंशियल चीज है, और ये ह्यूमन नेचर में नहीं बल्कि हर लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, क्रिएचर है, वो एक तो सर्वाइवल चाहता है अपना, नंबर 1, और जब सर्वाइव कर लेता है तो फिर वो हेल्दी सर्वाइवल चाहता है, जॉयफुल सर्वाइवल चाहता है। बस एक जॉयफुल सर्वाइवल, हेल्दी सर्वाइवल के लिए जो भी जतन किए जाते हैं या जो भी चीज की जाती है उसको प्री हिस्टोरिक मेडिसिन में डाला जाता है रिवायती तौर पर। उसको स्पेकुलेट इस तरीके से किया है मेडिकल हिस्टोरियन ने कि कितना कदीम है, कितना एंशिएंट है मेडिसिन। तो वो कहते हैं कि इतना ही है जितना कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मेडिसिन इज एज ओल्ड एज ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये जो हमारा तिब है या मेडिकल की जो नॉलेज है वो इतनी ही कदीम है कि जितना मानव का अस्तित्व। ये तो हो गया प्री हिस्टोरिक। अब हिस्टोरिक के ताल्लुक से कोई अलग से लिटरेचर नहीं है, बल्कि जो हमारी एंशियल सिविलाइजेशंस जो हमने स्कूल लेवल पर पढ़ी थी हम सब ने, तो उसमें आप देखते हैं देयर आर सेवरल एंशिएंट सिविलाइजेशंस, लेकिन उसके अंदर से जो मेन सिविलाइजेशंस हैं, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आगे पीछे की, उसकी हिस्ट्री होती है 7000 BC से। तो अब ये देखिए, इसके ऊपर मैंने 5 फोटोग्राफ बनाए हैं ऊपर। तो ये है, आप देखते हैं तो मेसोपोटामिया का सिंबल है, बेबीलोनिया, ये दिस इज बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का सिंबल है, दिस इज इजिप्शियन, दिस इज इंडस वैली, दिस इज चाइनीज एंड दिस इज ईरानियन। दीज आर द मोस्ट एंशियल सिविलाइजेशंस। किस वजह से आ गई? क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, इनके अवशेष हमारे पास अवेलेबल हैं, इनके आसार हमारे पास अवेलेबल हैं। तो माना यह जाता है कि जो सबसे पहले की जो सिविलाइजेशंस है वो है बेबीलोनियन, जो कि मेसोपोटामिया में थी, उसके बाद फिर इजिप्शियन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ईरानियन सिविलाइजेशन। तो इनके जो अपने अपने तरीके थे कि जब कोई शख्स जो है बीमार हो जाता था या कोई प्रॉब्लम में आ जाता था तो वो उसका जो इलाज होता था वो उनके अकीदों पर होता था, उनके बिलीव्स पर होता था। हर सिविलाइजेशन में गॉड का तस्वुर है, देवताओं का तस्वुर है। तो ये तस्वुर किया जाता था कि इस पर किसी एविल या घोस्ट का प्रकोप है, या किसी खुदा ने या देवता ने इसको जो है पनिशमेंट दिया है जिसकी वजह से ये बीमार पड़ा है। तो ये कदीम नजरियात थे बिल्कुल। उन कदीम नजरियात में लेकिन करना तो कुछ था, जड़ी बूटी देनी थी, किसी को कुछ पॉस्चर में था, किसी को किसी पानी में नहलाना था या कहीं पर कुछ रखना था। तो ये जितनी भी तमाम चीजें होती हैं ये सब उनमें पाई जाती थी। और वहां पर जितने भी फिजिशियंस उस जमाने में थे उन्होंने कुछ अपने डॉक्यूमेंटेशन भी छोड़े हैं जिनको हम लिपि में या पाइपरस में सब म्यूजियम्स में थ्रू आउट द वर्ल्ड मौजूद हैं। उसके बाद फिर एक फिलोसफिकल वर्ड एस्टेब्लिश होता है ग्रीस में। इसका पीरियड है 500 BC। उसमें आप देखिए ये यहाँ फोटो है, ये इसका, ये अरिस्टोटल है, प्लेटो हैं। ये लोग वो थे जिन्होंने जब थोड़ा सा माइंड डेवलप हुआ तो लॉजिक एंड फिलोसफी की बेस पर उन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को अप्रोच किया। फिजिकल वर्ल्ड को अप्रोच करने का मतलब यह है कि दे डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, कि मैटर क्या है, कैसे चेंज होता है, मैटर की फॉर्म कैसे बनती हैं, मैटर जो है वो गुड एंड और बैड कैसे होता है। बस उसी में से उसी पीरियड में ये हिप्पोक्रेट है जिसको हम बुकरात कहते हैं, ये भी एक फिलोसफर फिजिशियंस था। तो इसने फिजिकल वर्ल्ड की जो अप्रोचेस थी अपने कंटेम्परेरी फिजिशियंस की और उसकी खुद की, उनको लेकर उसने ह्यूमन बॉडी को डिस्कस किया। और ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करने के बाद उसने जो है कुछ कॉन्सेप्ट पेश किए, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसकी बेस पर क्या होता है कि हिप्पोक्रेट के जो काम हैं हिप्पोक्रेट के,
वो ये है कि उसने मेडिसिन को मिथ और मैजिक से जो है फ्री किया। मिथ का मतलब जैसे ये किसी पर असर हो गया या किसी के ऊपर झाड़ फूक से जो इलाज होता था, उसने कहता ये कुछ नहीं है, बल्कि ह्यूमन बॉडी इज मेटेरियलिस्टिक और इसकी हेल्थ और सिकनेस दोनों जो है मेटेरियलिस्टिक हैं, इनके लिए मैटर ही रेस्पॉन्सिबल है, वो कैसे भी हो, यानी इनके लिए मैटर ही रेस्पॉन्सिबल है, जिस पर मॉडर्न मेडिसिन आज खड़ी है। इसने जो काम किए हिप्पोक्रेट ने वो इतने ग्रेट हैं कि इसको फादर ऑफ मेडिसिन हिस्टोरियन कहते हैं। और आज भी अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो ही इज स्टिल स्टैंड्स एज द फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो हिप्पोक्रेट को हम रेफर करते हैं बिकॉज ही वॉज ए ग्रीक फिजिशियन, यूनानी फिजिशियन था, और उसने जो है मेडिसिन को साइंटिफिक बेसिस पर इस्टेब्लिश किया। बस उससे जो उसको जो एक्नॉलेज करते हैं, उससे जो रेफर करते हैं, उसका नाम है ग्रीक मेडिसिन या यूनानी मेडिसिन, उसको कहते हैं यूनानी मेडिसिन। इसके बाद कुछ और फोटोग्राफ्स हैं, दिस इज गैलन। इसको अभी हम आगे बताएंगे कि इसने फिर इसको गैलन ने फॉलो किया। और उसके बाद उसके जो दो और पिलर्स हैं वो जकरिया राजी और इब्ने सीना, ये दोनों जो हैं वर्ल्ड फेमस फिजिशियंस हैं। तो यूनानी मेडिसिन के 4 पिलर्स हैं। वैसे तो बहुत हंड्रेड्स ऑफ फिजिशियंस और फिलोसफर्स हैं कि जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है, और उनकी थाउजेंड्स ऑफ देयर राइटिंग्स आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन द डिफरेंट लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप कहें कि व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन, तो उसमें नंबर फर्स्ट होगा वो हिप्पोक्रेट होगा, सेकंड गैलन होगा, थर्ड राजी, एंड द फोर्थ वन इज इब्न सीना। और इसकी इब्न सीना की ये जो किताब है, ये जो नीचे है, ये मैंने एक फोटोग्राफ लिया है। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द हिज बुक नोन एज अल कानून फी तिब, फेमस बुक है, दैट इज आल्सो नोन एज अल कानून। तो यहाँ के इंट्रोडक्शन से अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि करंट पोजीशन में तिब्बी यूनानी इन इंडिया, इट्स एडवेंट एंड प्रोग्रेस, कि हिंदुस्तान में ये कब आई। जो इसकी रेफरिंग पर्सनालिटीज हैं उनकी भी डेट्स आगे आ जाएंगी, लेकिन जो हिप्पोक्रेट है उसका जमाना है 460 से 377 BC, 460 to 377 बिफोर क्राइस्ट। 2500 साल का जमाना हो गया तकरीबन। लेकिन उसके बाद से ये मुख्तलिफ जगह पर रही, लेकिन ये जो इंडिया में जो एंटर्ड हुई ये 13th सेंचुरी में हुई, यानी 1210 1213, जब हिंदुस्तान में जो है ये स्लेव डिनेस्टीज आई, जिनको हम कहते हैं सल्तनत गुलामा, तुगलक, खिलजी, लोधी, मुगल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड, आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो ये इसका पूरा एक चार्ट है जो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। तो इसमें क्या है कि ये आई 13th सेंचुरी में, और फिर उसके बाद में 14th सेंचुरी में ये रेगुलर प्रैक्टिस में आ गई। और इसके बाद वहां के जो फिजिशियंस थे जो बाहर से आए थे, वो जब इंडिया में आए तो दे वर द फॉलोअर्स ऑफ इब्न सीना एंड राजी, बट दे फाउंड आयुर्वेदा, सिद्धा एंड अदर इंडिजिनस सिस्टम इन इंडिया। तो उन्होंने अपने बेसिक फिलॉसफीज को इंटैक्ट करते हुए यहाँ के जो वैद्य थे, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स थे, उनसे भी शेक हैंड किया और उनसे इंटरेक्शन किया। और उनसे इंटरेक्शन करने के बाद ट्रीटमेंट के ताल्लुक से जो चीजें यहाँ के लिए सूट करती थी, इंडिया के एटमॉस्फेयर को सूट करती थी, उसके हिसाब से वहाँ की इंडिया में पाई जाने वाली दवाएं, ग़िज़ाएं, बोलियां, वो उन्होंने अपने टेक्स्ट में शामिल करना शुरू की। उसकी भी एक हिस्ट्री है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये जो है इस वक्त जो है प्रेजेंट स्टेटस यूनानी मेडिसिन का क्या है, इट इज वन ऑफ द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दो इट केम फ्रॉम आउटसाइड, बट as per the establishment and the history of in about 825 years in India, it has become an indigenous system on the basis of its theoretical and practical grounds. Today it is governed by Ministry of Ayush, Government of India. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारी जो
यूनानी मेडिसिन की जो गवर्निंग बॉडी है, जो इसके एजुकेशन को और इसके पूरे सिस्टम को गवर्न करती है, दैट इज नोन एज NCISM, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वो इसकी गवर्निंग बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है और ये आयुष के अंडर में काम करती है। इसके अलावा CCRUM बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूनानी मेडिसिन का इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन इज द काउंसिल फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन यूनानी मेडिसिन, यू नो। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो थ्रू इंडिया अराउंड 87 कॉलेजेस आर एक्टिव थ्रू आउट इंडिया। 87 कॉलेजेस हैं, ये वो हैं जो कि NCISM से रिकमेंडेड हैं, मान्यता प्राप्त हैं। अदरवाइज इनकी जो है वो टोल ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि हर साल NCISM जो है वो इंस्पेक्शन करती है कॉलेजेस का, उनके स्टैंडर्ड को देखने के लिए, और जो कॉलेज अपने सारे पैरामीटर पूरा करता है उसी को वो उस सेशन के लिए अनुमति देते हैं और इजाजत देते हैं टू गेट एडमिशन इन BUMS, दैट इज नोन एज बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, और MD वट एवर इट इज। लेवल ऑफ स्टडी कौन कौन से हैं इसके? डिप्लोमा होता है, ग्रेजुएशन बाय द नेम ऑफ बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी BUMS, पोस्ट ग्रेजुएशन इसकी जो फील्ड्स हैं वो MD MS है, एंड PhD। दीज आर द लेवल्स ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। इसके अलावा भी जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर और प्रैक्टिकल लेवल पर आउटसाइड द कंट्री यूनानी मेडिसिन की जो चेयर्स हैं, उसमें देयर आर मेनी कंट्रीज जिसके अंदर से आप देखते हैं वहां पर इसमें जो है ईरान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, एंड उसके अलावा जो इसमें अब नई नई ब्रांचेस इसमें आती चली जा रही हैं, और छोटी चेयर्स तो इसकी हर जगह हैं। रिसर्च यूनिट तो इसकी थ्रू आउट द वर्ल्ड पाई जाती है। ये वो मैंने चार्ट आपको इसको कर दिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हिस्टोरिकल फेसिस ऑफ द मेडिसिन। हिस्टोरिकल फेसिस के अंदर प्री हिस्टोरिक कौन सा था? बिफोर 7100 BC, यानी 7100 BC से मेडिसिन की हिस्ट्री के रिसोर्सेज मिलना शुरू होते हैं। उससे पहले क्या था उसका कुछ पता नहीं है, इसलिए उसको प्री हिस्टोरिक कहते हैं। और उसके बारे में वो एक ही लफ्ज बयान किया जाता है कि हिस्ट्री इज एज ओल्ड एज द ह्यूमन एक्सिस्टेंस। उसके बाद फिर प्री हिस्टोरिक के बाद हिस्ट्री की जो दूसरी ब्रांच आती है दैट इज हिस्टोरिक। तो हिस्टोरिक के अंदर 7000 BC ऑनवर्ड्स अप टू 460 अप टू द ईरा ऑफ हिप्पोक्रेट, तो ये प्री हिप्पोक्रेटिक कहलाती है। और इसमें वो तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशन से उपजने वाले, वहां पर बरत कर वजूद में आने वाले, यानी बरत कर वजूद में आने वाले कैसे भी, चाहे वो झाड़ फूक के तरीके से था, किसी जगह ले जाने में था, दुआ तावीज से था, कुछ खिला पिला के था, जड़ी बूटियों से था, कुछ भी था, वो सारा आता है। और उसके अंदर डिफरेंट सिविलाइजेशंस में, हर सिविलाइजेशन में वो मेडिसिन पाई जाती है। उसके बाद आए हिप्पोक्रेटिक। ये वो फील्ड है जहां पे फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ द मेडिसिन आता है 460 to 377 BC, 460 to 377 BC। ये ड्यूरेशन है, दिट इज द लाइफ टाइम ऑफ हिप्पोक्रेट। उसको हम हिप्पोक्रेटिक मेडिसिन भी कहते हैं। हिप्पोक्रेटिक मेडिसिन के बाद ग्रीको रोमन कन्वर्ट होती है, बिकॉज गैलन का जमाना आता है, वो रोम एंड इटली से ताल्लुक रखता था, ग्रीस के भी उसका ताल्लुक था उस वक्त, तो उसको ग्रीको रोमन मेडिसिन कहते हैं। उसका जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो गैलन को जाता है। उसका जमाना है 280 to 750 AD। उसके बाद एक लंबा अरसा के बाद जो है ये बनती है ग्रीको अरबिक मेडिसिन। ग्रीको अरबिक मेडिसिन का मतलब है कि ग्रीक मेडिसिन 200 and 750, ये ग्रीको अरबिक बनती है 750 तक, और उसके बाद फिर 750 से लेके 12th सेंचुरी तक ये ग्रीको अरब पीरियड कहलाता है। अरबिक पीरियड जो है इन द सेंस ऑफ द रीजन वेयर द अरबिक वर्ड वाज स्पोकन।
ये अरबिक का मतलब इस्लामिक नहीं है, बल्कि जहां पर जिस रीजन में अरबिक स्पीकिंग पीपल थे उस वक्त उसके अंदर एक बहुत बड़ा इलाका था जिसको हम इराक है, सीरिया है, अरब है, यमन है, बहरैन है, यूएई है। तो यहाँ पर जब ये आया ग्रीको अरबिक पीरियड, तो उसमें एक चीज शुरू होती है वहां पर, अब्बासिड कैलिफेट एंड उमैयद कैलिफेट। पहले है उमैयद कैलिफेट 750, फिर अब्बासिड कैलिफेट। वो एक पूरा एक अलग चैप्टर है, उसको किसी और वक्त अगर हम देखेंगे तो डिटेल में जाएंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, ये जो ग्रीको अरब का जो पीरियड था 750 से 1200 का, यानी 750 जब ग्रीको रोमन ने अरब को टच किया 750 में, और 750 से 200 यहां पर जो टिप डेवलप होती है वो ग्रीको अरब कहलाती है, ऑन द बेसिस ऑफ द अरबिक स्पीकिंग पीपल। और उसमें एक बहुत बड़ा इलाका शामिल था जिसमें ईरान वगैरह सब उस जमाने में आते थे। ये एक ऐसा जंक्चर है 750 से 1200 एडी का, कि जिसमें एक बगदाद में एक सेंटर कायम हुआ था जिसको कहते हैं बैतुल हिकमत, द हाउस ऑफ विजडम। उसका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि वहां के जो कैलिफ थे, यानी वहां के जो रूलर थे, उसमें हारून रशीद का नाम आता है, मामून रशीद का नाम आता है। तो उस वक्त उन्होंने जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो वहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमें अपने ही रीजन में जितने नॉलेज या जितने भी सब्जेक्ट्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे जियोग्राफी है, एनाटमी है, बॉटनी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो जो है वो रिलीजन से ताल्लुक रखते हो या फिजिकल वर्ड से ताल्लुक रखते हो, तो उन्होंने कहा हमें इस तक नहीं रहना है, बल्कि वी हैव टू कलेक्ट ऑल द स्कैटर्ड नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने उस वक्त क्या किया था कि तमाम वर्ल्ड में जहां जहां भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, किताबें थी, तो उनको वो कलेक्ट करते थे ऑन प्राइस। तो उस वजह से जो बगदाद था बैतुल हिकमत, वो एक सेंटर बन गया था, और वहां पर जो है हर जगह से किताबें गई, मेडिसिन की किताबें भी गई और भी दूसरी किताबें गई। तो मेडिसिन की जो किताबें गई तो उन्होंने देखा उनको, और पहले समझने के लिए अरबिक में ट्रांसलेट किया, और अरबिक में ट्रांसलेट करने के बाद फिर उन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया। अब सॉर्टनिंग आउट का जो मेथड था कि कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी है, जैसे हम आजकल एडिटिंग करते हैं या बेस्ट देखते हैं कि विच इज द बेस्ट, तो उन्होंने जो फिल्टर लगाया था वो वही ग्रीक फिलॉसफी थी जो कि ग्रीक फिलोसफर्स ने स्टैब्लिश कर दी थी ऑन द बेसिस ऑफ द फिलॉसफी एंड लॉजिक डिस्कसिंग विद द फिजिकल वर्ल्ड। यानी मेटेरियलिस्टिक लॉज, जो कि लॉ ऑफ नेचर जो कहलाते हैं, उसके ऊपर जो चीज फिट हो रही थी मैटर के लिहाज से, उसको वो लेते रहे, और उसी से फिर जो है वो एक यूनानी मेडिसिन की, ग्रीको अरब मेडिसिन की एक शेप सामने आ गई। और वो उसी पीरियड में फिर जो ये 4 मैंने बताए थे, 2 तो पहले थे, एक तो हिप्पोक्रेट, फिर गैलन, और ये जो ग्रीको अरब पीरियड का जो पीरियड है 11th and 12th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, इसमें बड़े बड़े फिजिशियन सामने आए, जिसमें रब्बन तबरी, राजी, मजूसी, इब्ने सीना, इब्ने रुश्द, इन सब की किताबें भी मौजूद हैं, और इन सब के लैटिन नेम्स भी मौजूद हैं, जैसे राजी का रेजिस, इब्ने सीना का एविसीना, अली अब्बास का हली अब्बास। इसका मतलब क्या है? यह है कि इन लोगों ने इस हद तक इंटीग्रेशन करके, कंपाइलेशन करके और अपनी मेहनतों से मेडिसिन को साइंटिफिक बेसिस पे खड़ा कर दिया था कि अब उसके जो है ट्रांसलेशन जो है वो लैटिन में भी हुए। तो इन लोगों के लैटिन नेम भी हैं, और इन लोगों की जो किताबें हैं उसके अरबिक नेम भी हैं और लैटिन नेम भी हैं। लिहाजा जो अरबिक एंड पर्शियन की जो लिटरेचर के साथ जो फिजिशियंस आए, वो एशिया की तरफ आए और ईस्ट की तरफ आए, और वो इंडिया में एंटर किया उन्होंने 1200 एडी में। और जो लैटिन से ये चली गई, बगदाद से जो लैटिन से जो चली गई, वो यूरोप की तरफ चली गई, जिसमें रोमन है, ग्रीक है, ओल्ड टर्की है, और
उसके अलावा जो अपर जो पार्ट है अफ्रीका का, जिसके अंदर जो है ग्रीस है और दूसरी कंट्रीज हैं। तो ये जो हिस्ट्री आती है वो इंडिया में एंटर होती है, और ये जो इंडिजिनस सिस्टम है वो 1200 से लेके और अब तक चल रहा है, तकरीबन 825 साल हो गए। अब उसमें एक जब ये एंटर हुआ तो प्री मुगल पीरियड एक कहलाता है, जो कि 1200 से 1526 तक का है। इसके अंदर वो मैंने 5-6 आपको डायनेस्टीज के नाम गिनाए थे, जिसके अंदर स्लेव हैं, कुतब हैं, खिलजी है, लोधी है, ये पीरियड आते हैं। इसमें भी जो अतिब्बा पैदा हुए उन्होंने काम किया, वो आगे जाके आपको बताएंगे, टाइम अगर रहा तो मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद 1526 से 1857 का जमाना मुगल पीरियड का है। इसमें बहुत ज्यादा काम हुआ, बहुत ज्यादा अच्छे जो है वो फिजिशियंस पैदा हुए, बाहर से भी आए, गवर्नमेंट का पेट्रोनेज भी रहा, मुख्तलिफ जगह पे हॉस्पिटल्स भी खोले गए, और रेजिमेंट थेरेपी के जो सेंटर्स थे वो भी खोले गए, और नई नई किस्म की दवाएं भी बनी, और एक पूरा ये हिस्ट्री है। उसके बाद आ जाता है ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड जो आता है 1857 से 1947 का, ये वो पीरियड है कि जब यहाँ पर ब्रिटिश पीरियड से पहले यहाँ जो इंडिया में जो सिस्टम्स थे वो वही थे, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, लेकिन ये अपना काम कर रहे थे। लेकिन उधर ब्रिटिश पीरियड के साथ जो भी तिब्ब यहाँ पर आई उसको हम वेस्टर्न मेडिसिन भी कहते हैं। उस जमाने के लोग तिब्बे मगरिब भी कहते थे, जो आज मॉडर्न मेडिसिन के नाम पे जानी जाती है। वो क्या डिफरेंस था, वो डिफरेंस क्या था इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में और ब्रिटिश पीरियड में जब मॉडर्न मेडिसिन सामने आई? दैट वाज ओनली द गैप ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट में ही जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए, तो जितनी भी लैब का जो स्टैब्लिशमेंट है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ताल्लुक रखता है। क्योंकि जब आपके इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप है और जितने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैनुला है, स्काल्पर है, आईवी है, व्हाटएवर, जैसे अगर पूरा ही हम ओटी ले लें तो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब्स हैं, तो इन्होंने एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया, जिसके वजह से जो है वो वेस्ट वालों ने मैटर को ज्यादा डीपली देखा, यानी वो बजाय ऑर्गन के सेल तक पहुंच गए, और सेल के आगे फिर वो आप देखते हैं सेल स्ट्रक्चर के अंदर तक पहुंच गए। लेकिन इधर जो ये इंडिजिनस सिस्टम्स थे वो होलिस्टिक अप्रोच पर रहे और अपनी प्रैक्टिस पर रहे, और एक जो लॉजिक एंड फिलॉसफी की बेस पे जो उनकी डायग्नोस और ट्रीटमेंट होते थे वो उस पर कायम रहे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो एक्यूरेसी आएगी और नई नई चीजें आएंगी। तो एक्यूरेसी आने के बाद बहुत सी चीजें बदल गई, जिसमें ऑपरेशन, ओटी, इन्फेक्शन, एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्रग डेवलपमेंट, अल्कलाइड एक्सट्रैक्ट, वट एवर इट इज, यानी जितनी भी ऑर्गेनिक मेडिसिन और इनऑर्गेनिक मेडिसिन के ताल्लुक से जो डेवलपमेंट हो सकते थे वो सब हुए। तो ऐसा लगता था उस जमाने में कि जैसे अब वेस्टर्न मेडिसिन के सामने इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो खड़े नहीं रह सकते और ये वाइप ऑफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि इनकी भी कुछ बेसिक थ्योरीज होती हैं, होलिस्टिक अप्रोच होती है, क्योंकि ये भी सिस्टम जो है नेचुरल लॉज के ऊपर काम करते हैं। तो आज भी इन सिस्टम्स की जो है अपनी वैल्यू है। और अगर आप देखें तो ये बंच है जिसके अंदर आज के पीरियड में एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, तो ये कोई एक दूसरे से क्लैश नहीं करते हैं, राइवरी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ डिजीज में मुख्तलिफ जगहों पर हर सिस्टम अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है और कोई सिस्टम कंप्लीट नहीं है। दोनों बातें हैं, कोई सिस्टम भी कंप्लीट नहीं है और हर सिस्टम अपने आप में एक परफेक्टनेस रखता है। उसके बाद आप देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, तो यही इंडिया का इम्तियाज है, दिस इज द डिस्टिंग्विशनेस ऑफ आवर कंट्री, कि अपनी कंट्री ने अपने जो इंडिजिनस सिस्टम थे, जो साल हा साल सदियों की धरोहर थी, उसको इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसको जो है उसको प्रिजर्व किया, उसको अपग्रेड किया। और यही नतीजा है कि इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर ऑफ दीज इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उसका कोई मुकाबला नहीं है। पूरी यहाँ पर एक आयुष मंत्रालय है और ये जो सिस्टम्स हैं वो सक्सेसफुली पूरे जो है वो पॉपुलेशन को सर्व करते हैं। और प्रेजेंट इंडिया में जो है वो आयुष जो है वो गवर्न कर रहा है, मिनिस्ट्री है, 2003 है और 2025 चल रही है। और इसके ताल्लुक से मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको
बता दिया। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे दिया है मैंने कि इमर्ज फ्रॉम ग्रीस यानी इन यूनान, हिप्पोक्रेट वाज इट्स फाउंडर, कंसोलिडेटेड बाय गैलन 120-90। गैलन ने जो है कंसोलिडेट इस किस्म से किया कि ही वाज द मैन ऑफ द प्रैक्टिकली उसने इसको डेवलप किया, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये उसके से पहले भी दो फिजिशियंस मिलते हैं, इरासिस्टरसुस और हीरोफेलुस, जिन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में काफी काम किए हैं। लेकिन गैलन की जो अप्रोच थी वो अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड एनाटॉमी की थी, और इसने हिप्पोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स थे उसको फॉलो करते हुए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मेडिसिन को जो है वो डेवलप किया। उसके बाद आप देखते हैं एंडेक्ड बाय अरब्स एंड ईरानियंस, उसमें क्लिनिकली इट वाज डेवलप्ड बाय राजिस। राजिस का बहुत बड़ा रोल है उसमें। राजी ने जो है वो बेड साइड डेमोन्स्ट्रेशन एंड क्लिनिकल मेडिसिन, ओपीडी, आईबीटी, उसमें बहुत काम किया। और ही वाज द फर्स्ट मैन हु रिवील्ड द कॉजेज ऑफ मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, जो कि उस जमाने में कोई तसव्वुर भी इन चीजों का नहीं था, लेकिन उसने अपने बेसिक्स के ताल्लुक से जो उसका एक फिलोसॉफिकल थॉट था, उसके ताल्लुक से उसने बताया कि ये जो हैं ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका ताल्लुक एनवायरनमेंट से है। उसके बाद प्रैक्टाइज्ड ईस्ट टू वेस्ट अंटिल 17th सेंचुरी। यूनानी मेडिसिन 17th सेंचुरी तक, 16 तक, जब तक कि वो रेवोल्यूशन नहीं आया, उस वक्त तक, या जब तक वो पीरियडिक टेबल डेवलप होने का जमाना नहीं आया, उस वक्त तक ये जो है मैटर को अपने हिसाब से देखते रहे। और 17th सेंचुरी तक यूनानी मेडिसिन वेस्ट और ईस्ट में प्रैक्टिस होती रही। और इब्न सीना की जो किताब है अल कानून फी तिब अल कैनन, वो एक सेंटर फिगर के तौर पर दोनों जगह पढ़ी गई। उसके बाद स्टिल प्रैक्टिस इन ईस्ट, इंडिया इज द सेंटर। और यूनानी मेडिसिन जो अपने थॉट्स हैं, बेसिक थ्योरीज हैं, उनकी बेस पर आज भी जो प्रैक्टिस में है वो इंडिया में सेंटर है। और इसके बाद वो अप्रोच कर रही है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यूनानी मेडिसिन को आप देखें कि इसका क्या डेप्थ है, तो आप देखेंगे तिब अरबिक लफ्ज है, दैट इज नोन एज मेडिसिन। यहां एक बात और क्लियर कर लीजिए कि इन माय ओपिनियन दिस इज द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, एक प्रोग्रेसिव हिस्ट्री है। इब्न सीना की जो किताब है, राजी की जो किताब है, और दूसरे फिजिशियंस की जो किताब है, उसके टाइटल पर आपको नहीं लिखा मिलेगा कि ये यूनानी मेडिसिन है। एक्चुअली इट इज ए हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। दे वर द फिलोसफर्स एज फिजिशियन ऑफ द मेडिसिन। वो तो आज की डेट में जब हम उसको रेफर करते हैं हिप्पोक्रेट से, तब हम उसको कहते हैं कि ये यूनानी मेडिसिन है। और यूनानी मेडिसिन का जो नाम आया था वो 1903 में आया था इंडिया में, जब हकीम अजमल खां, एक बहुत नोन टू फिजिशियंस हैं, हकीम अजमल खां दिल्ली से ताल्लुक रखते थे, तो उन्होंने जब पहला एक दवाखाना बनाया था आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन को बनाने के लिए, उन्होंने 1903 में दिल्ली में एस्टेब्लिश किया था। उसका नाम रखा था आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग कंपनी। तो जब उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, उसमें फर्स्ट टाइम यूनानी नाम रजिस्टर्ड हुआ था। तो 1903 में इसका नाम पड़ा यूनानी मेडिसिन। अदरवाइज ये मेडिसिन हिकमत देसी तिब के नाम से जानी जाती थी और जानी जाती है। लेकिन आपको किसी नाम से तो रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आज भी हम जो हमारे जो BMS की, MD की जो डिग्री रजिस्टर्ड होती है वो यूनानी के नाम से होती है, और इस वजह से हम इसको यूनानी मेडिसिन कहते हैं। ये जो डेफिनेशन सामने की है, ये आप देखते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट करके इब्न सीना ने अपनी किताब में लिखी है। इब्न सीना की जो किताब है अल कानून फी तिब अरबिक में एंड अल कैनन ऑफ मेडिसिन लैटिन में, इसकी खासियत ये है कि ये किताब जो है ये ऐसी लिखी गई है कि जैसे हमें किसी टेक्स्ट बुक की जरूरत होती है। व्हाट इज टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक इज द बुक इन विच वी हैज बेसिक एंड essential knowledge of a subject. What is textbook? Which contains basic and essential knowledge of a subject. Basic भी हो और essential भी हो, ज्यादा रेफरल ना हो
और ज्यादा जो है वो शॉर्ट भी ना हो, वो बेसिक है। तो अल कानून की खासियत ये है कि इसमें बेसिक फंडामेंट की बेसिक नॉलेज और एसेंशियल नॉलेज विद क्रोनोलॉजिकल एडजस्टमेंट की दी हुई है, और ये परफेक्ट सिलेबस प्रोवाइड करती है यूनानी मेडिसिन का। 5 वॉल्यूम है इसकी। तो फर्स्ट वॉल्यूम बेसिक फंडामेंट से ताल्लुक रखती है, उसी में ये डेफिनेशन दी हुई है कि तिब और मेडिसिन इज द साइंस बाय विच वी लर्न वेरियस स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वेरियस स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एज, सेक्स, हेल्थ एंड डिजीज एंड सो ऑन। और जब ये हेल्थ में होती है तब, और जब हेल्थ में नहीं होती तब, दोनों सिचुएशन में बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्या होता है वहां पर, और क्या वो जराए हैं कि जिनसे हम हेल्दी बॉडी को या हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं, और अगर वहां पर कोई बीमारी लाहक हो जाए, बीमारी पैदा हो जाए, तो उसको इरेडिकेट कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा थोड़ा हर किसी के बारे में दे दिया कि व्हाई दीज पीपल आर द पिलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन। ये बुकरात का जमाना है, ऊपर भी मैंने लिख दिया वही सेंटेंस, द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैन, एज डॉक्यूमेंटेड मेडिसिन एज ए साइंस बिगेन विद द एरा ऑफ हिप्पोक्रेट्स। लेकिन डॉक्यूमेंटेड मेडिसिन जो है, साइंटिफिक वैल्यूज पर स्टेब्लिश्ड की हुई जो मेडिसिन है, वो उसका जमाना हिप्पोक्रेट से शुरू होता है। Not only Hippocrates removed magic and superstition from the medical practice, he conceptualized some basic medical theories like the physis and the humors. यूनानी मेडिसिन में 2 चीजें बहुत अहमियत की हामिल हैं। एक है फाइसिस। फाइसिस आप जानते हैं कि इट इज ए पावर विच गवर्न्स एवरी लिविंग सब्सटेंस, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर हो। अगर सेल का भी एक सिस्टम है तो उसका जो गवर्नेंस है, उसमें जो पावर है, दैट इज नोन एज फाइसिस। और उसने फिर ह्यूमन बीइंग के ताल्लुक से जो थ्योरी दी, दैट इज नोन एज थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स, जिसको अरबी में अखलात कहते हैं। उसने कहा 4 अखलात होते हैं बॉडी में, और वो एक सर्टेन प्रोपोर्शन के साथ जब तक रहते हैं, जब तक हेल्थ कायम रहती है, और जब उनके अंदर कोई इम्बैलेंस पैदा हो जाता है तो जो है बीमारी पैदा हो जाती है। और उसने उन अखलात का जो नाम दिया वो अरबिक में भी है और लैटिन में भी है। अरबिक में नाम है खून, बलगम, सफरा और सौदा, और लैटिन और इंग्लिश में नाम है, उसमें आप अगर देखेंगे तो ब्लड है, उसके बाद फ्लैगम है, फिर येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। तो अगर आप सर्च करके देखेंगे तो ये नहीं है कि यूनानी मेडिसिन ही है, बल्कि एंशिएंट हिस्ट्री में और ईस्ट और वेस्ट दोनों इस बात को मानते थे और मानते हैं कि 4 टाइप ऑफ ह्यूमर्स देयर आर, और उसके नाम है ब्लड है, फ्लैगम है, ब्लैक बाइल है और येलो बाइल है। उनके प्रोपोर्शन से ही कुछ बीमारियां पैदा होती हैं और कुछ बीमारियां जो है वो बनती हैं, जिसमें इन्फेक्शन डिजीज भी हैं और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की डिजीजेस भी हैं। इसके बाद कुछ मैंने ये दे दिया है नीचे कि हिप्पोक्रेट की जो ये फिलोसफर्स वो हैं कि जिन्होंने मल्टी डायमेंशनल थे और उन्होंने तकरीबन हर चीज पर किताबें लिखी हैं, चाहे वो बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, इनकी सब पर किताबें हैं। लेकिन हिप्पोक्रेट का जो मेन फील्ड ऑफ वर्क था वो मेडिसिन था, लिहाजा यहाँ पर मैंने सिर्फ उन्हीं किताबों के नाम लिखे हैं जो कि मशहूर हैं तिब्बी यूनानी के ताल्लुक से। एक किताब का नाम है फसूली बुकरात, दैट इज नोन एज हिप्पोक्रेटिस कॉर्पस। फसूली बुकरात अरबी में है, हिप्पोक्रेटिस कॉर्पस जो है वो लैटिन नेम है, और आप इसको आसानी से गूगल सर्च कर सकते हैं और इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद ये मैंने लिखा है कि हिप्पोक्रेटिस कॉर्पस में क्या क्या चीजें हैं। वही चीजें हैं कि बेसिक फंडामेंट से ताल्लुक रखने वाली इसके अंदर चीजें बताई गई हैं, जिसकी शुरुआत जो है वो अनासिर या एलिमेंट से होती है। उसके बाद एलिमेंट्स हैं, टेम्परामेंट है, ह्यूमर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, न्यूमास हैं, फोर्सेस हैं एंड फंक्शंस हैं।
दीज आर द 7 फैक्टर्स ऑफ द फाइसिस। फाइसिस जो बताया था, जिसको हम अपनी जबान में या अरबिक में तबीयत कहते हैं। अब आप ये देखिए कि तबीयत कितना मशहूर है, हर आदमी एक दूसरे से पूछता है आपकी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए, तबीयत, तबीयत का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है, आइदर दैट इज हेल्दी और नॉट। बॉडी का जो हेल्थ है वो 3 सेगमेंट में बांटी गई है। यूनानी फिजिशियंस, जिसमें बुकरात भी शामिल है, उसको कहता है कि बॉडी के 3 फोल्ड्स हैं। नंबर 1 एनाटॉमिकल यानी स्ट्रक्चर, नंबर 2 फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनल, और नंबर 3 साइकोलॉजिकल यानी इंसान की फिक्र, इंसान का अकीदा, इंसान की सोच, इंसान की साइकोलॉजी। इन तीनों से मिलकर जब सब ठीक काम होता है, बॉडी भी सही होती है, स्ट्रक्चर भी ठीक होता है, इंसान की फिक्र भी ठीक होती है, उसको कहते हैं परफेक्ट हेल्थ। यही होलिस्टिक अप्रोच है। तो फसूली बुकरात है, और उसके अलावा उसकी 2 और किताबें, उसके भी नाम मैंने नीचे दे दिए हैं। किताब तबीयतुल इंसान, द फाइसिस ऑफ ह्यूमन, और किताबुल अजिन्ना, अजिन्ना मीन्स द बुक विच डिस्कसेस द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। उस वक्त की बातें हैं जो इन लोगों ने जब इन चीजों को जान लिया था। बुकरात के ताल्लुक से एक चीज और भी बहुत अहम है जो इसको फादर ऑफ मेडिसिन बनाती है, वो इसके एथिकल कोड है, दैट इज नोन एज हिप्पोक्रेटिक ओथ। हिप्पोक्रेटिक ओथ आप लोग समझते होंगे कि हर चीज में, इन पर्टिकुलर यूनानी मेडिसिन या मेडिसिन इज द सब्जेक्ट विच डील्स विद द ह्यूमन बॉडी। और आप देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी का रहना और ना रहना, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइफ एंड डेथ। तो आज भी आप देखते हैं कि कितना मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट की कितनी अहमियत है। दैट इज एज पर द मेडिकल साइंस एंड एज पर द ह्यूमन राइट्स। दोनों में जो है वो ये है कि आपको ह्यूमन बीइंग को कैसे ट्रीट करना है, उसकी बॉडी को कैसे ट्रीट करना है। तो हिप्पोक्रेट वाज द फर्स्ट मैन जिसने एक डॉक्यूमेंटेशन दिया। ये जो हिप्पोक्रेटिक बराबर में आप फोटो देख रहे हैं, ये कई जुबानों में जो है अवेलेबल है, और गूगल पे आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में हिस्ट्री का जो म्यूजियम है, वहां पर भी ये पाया जाता है इंग्लिश में, और इस्तांबुल टर्की में ये जो है अरबिक में भी पाया जाता है, और मुख्तलिफ जुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। ओरिजिनली इसका टेक्स्ट ग्रीक है, लेकिन उसके बाद इसको जो रीराइट किया है वो किया है इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, वट एवर इट इज। तो ही वॉज द मैन हु लुक इनटू द एथिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिस। इस वजह से इसको अजमत हासिल हुई। इसने कहा कि हम तबीब हैं, हमें नोबल होना चाहिए, वी नो हाउ टू टेकल ए पेशेंट। तो इसने कहा कि ए फिजिशियन मस्ट बी नोबल एंड एबल टू ट्रीट। नोबल भी हो और एबल टू ट्रीट हो, यानी अखलाकियात में भी वो पूरा वाइज हो और इलाज में भी वो पूरा सक्षम हो, परफेक्ट हो। इसी तरीके से ये सेकंड पिलर है जिसको जालिनूस कहते हैं अपने यहाँ एशिया में, और वेस्ट में गैलन कहते हैं, ये भी मशहूर है। इसको भी आप देखिए, जो मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिकल मैन था, फिलोसफर था, फिजिशियन था, सर्जन था, प्रैक्टिकल अप्रोच थी इसकी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसने बहुत काम किए हैं। इसकी भी जो काम है वो टू डेवलप द एनाटॉमी। एनाटॉमी को कोई डेवलप नहीं करता, रिवील करता है, कहाँ से कौन सा नर्व जा रहा है, कहाँ कौन सी हड्डी है, कहाँ कौन सा ज्वाइंट है। इसके बगैर आप सर्जरी और डायग्नोस कर ही नहीं सकते किसी भी चीज की। तो सरफेस एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ए ट्रीटमेंट। सारा एनाटॉमी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हो, सीटी स्कैन हो, वट एवर इट इज। और जितनी जो दूसरी रिपोर्ट्स होती हैं ब्लड की और किसी और चीज की, वो सब फिजियोलॉजी पे डिपेंड करती हैं। इसने कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमर्स को आगे बढ़ाया। इसमें भी देखिए ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लैगम। और उसने जो है हिप्पोक्रेटिक मेडिसिन को बेस बनाकर उसमें फिर कंट्रीब्यूट किया। तो ये द सेकंड माइलस्टोन है ये मेडिसिन का। और जालिनूस की जो किताबें हैं वो कहलाती हैं एलेक्जेंड्रियल कलेक्शन। दीज आर द समरीज ऑफ द 16 बुक्स। याद रखिएगा ये सेलेक्टेड बुक्स हैं, अदरवाइज इसकी भी बहुत सी किताबें हैं। लेकिन ये जो मैंने नाम लिए हैं, 2 दीज आर द अरबिक नेम, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो अरबिक में ही मौजूद है। लैटिन में
इसकी डिटेल कम है, बल्कि उन्होंने अलेक्जेंड्रियल कलेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 1 और 2। लेकिन अरबिक वालों ने ये जो वही अब्बासिड पीरियड जो था 750 से लेके 1200 तक का, और उसमें भी जो बीच का पीरियड था खलीफा हारून का, उसमें इन किताबों के वेस्ट लैंग्वेजेस से अरबिक में ट्रांसलेशन हुए हैं, और ट्रांसलेशन के बाद ये नाम रखे गए हैं, जैसे किताबुल फर्क, किताबुल सनदुल सगीर, किताबुल नब्ज, किताबुल नब्ज कबीर, किताबुल नब्ज, व्हाटएवर इट इज। तो इसी वजह से अगर आप एक स्टूडेंट बनना चाहते हैं बीएमएस के, यूनानी मेडिसिन के, इफ यू वांट टू लुक डीप इनसाइड द यूनानी मेडिसिन, तो आपको 2 चीजों में थोड़ी सी नॉलेज को इम्प्रूव करना होगा। एक तो आपको लैंग्वेज पर कमांड रखना पड़ेगा, अरबिक पर, उर्दू पर, अरबिक, पर्शियन, उर्दू एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश, और उसके बाद फिलॉसफी एंड लॉजिक, एंड नंबर 3 साइंटिफिक मेडिकल ओरिएंटेशन जो है उस पर कमांड अगर होगा तो फिर हम यूनानी मेडिसिन को आसानी से समझ सकते हैं। इसका एक बड़ा कारनामा ये भी था कि ही वाज द फाउंडर ऑफ द फीटल सर्कुलेशन। ये आप देखते हैं देयर आर 2 सर्कुलेशन इन द बॉडी, एक है ग्रेटर, एक है लेसर। तो जो हमारे हाथ पैरों को जो ब्लड सप्लाई होती है थ्रू हार्ट, वेन और आर्टरीज से, वो कहलाता है ग्रेटर सर्कुलेशन। और जो फीटल सर्कुलेशन होता है कि जो जब जो है बेबी वूम के अंदर डेवलप करता है फीटस, उसको जो सप्लाई होती है उसको कहते हैं फीटल सर्कुलेशन। उसको उसने रिवील किया था गैलन ने। उसके बाद आता है राजी, पर्शियन ओरिएंटेड था, और इब्न सीना भी पर्शियन था। राजी ने जो है उसका जमाना भी दिया हुआ है। राजी की किताब है अल-हावी, इब्न सीना की किताब है अल-कानन, लेकिन इनकी और भी बहुत सारी किताबें। सारी किताबों को हम यहाँ नहीं देख सकते, बल्कि इनकी जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उसी को मैंने लिया है यहाँ पर। तो ये जो पीरियड है यहाँ पर ऊपर मैंने दोनों के नाम रख दिए हैं, लेकिन उस पीरियड में और भी बहुत से लोग थे जिनका मैंने शुरू में नाम लिया। ये वो लोग थे कि जिनको वेस्ट और ईस्ट दोनों जगह इनको जो है एक्नॉलेज किया गया, और इनकी किताबों के अपने यहाँ जो है वो अरबिक से पर्शियन और उर्दू में ट्रांसलेशन हुए, और वेस्ट में लैटिन, जर्मन, फ्रेंच में और दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस में इनके जो है वो ट्रांसलेशन हुए, which proves that यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मैं यूनानी मेडिसिन के यू को यूनिवर्सल कहता हूं, यानी इट इज ए यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्योंकि अपने फंडामेंटल्स की बिना पर हर जगह जाता है, वहीं वो एडजस्ट हो जाता है। ये पर्टिकुलर इब्न सीना के, ये राजी के बारे में मैंने बताया है, उसकी किताब के बारे में बताया है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि उसकी किताब है अल-हावी। अल-हावी का मतलब होता है डोमिनेंट, हावी होने वाली। द टेक्स्ट ऑफ दिस बुक हैज ए डोमिनेंट एस्पेक्ट टू अदर्स, और इसमें जो है आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगी, डायग्नोस्टिक तौर से भी और ट्रीटमेंट के तौर से भी अल-हावी में। और इसके बाद यहाँ मैंने उसको थोड़ा हाईलाइट किया है, उसकी किताब का नाम है अल-जुदरी वल हसबा। जुदरी वल हसबा, जुदरी कहते हैं चिकन पॉक्स को, हसबा कहते हैं मीजल्स को। तो स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स उस जमाने में उसने बताया कि इनका कॉज क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज में डाला, और कॉज बताया जो बाहर का हमारा एयर पॉल्यूशन है उसको। और आज भी हम देखते हैं कि ये जो है एयर के जरिए एंटर करती है, और एयर पॉल्यूशन का मतलब वही है कि जब उनके जो वायरस है वो एयर में आ जाता है, उसकी वजह से एक दूसरे को लगता है। कुछ वायरस इन्फेक्शन कॉन्टेंजियस होते हैं, कुछ एयरबॉर्न होते हैं, जैसे कोविड वगैरह, उसमें आप देखते हैं कि मास्क लगा के रहते थे, दूर भागते थे। तो ये भी उसी किस्म की ये हैं, बच्चों में ज्यादा होती है ये। तो उस जमाने में इसने उनको इंक्लूड किया अपनी किताब में। अब ये जमाना आ गया इब्न सीना का। इब्न सीना पुट द मेडिसिन ऑन इट्स जेनिथ। उसने अपनी किताबों में उसको इस हद तक कंप्लीट कर दिया कि द मेडिसिन becomes understandable to even on
every level of the student on scientific grounds, on practical grounds. तो अब ये देखिए, उसका एक नाम है इब्न सीना, कॉमनली नोन इन द वेस्ट एज एविसिना। दोनों जगह ये पॉपुलराइज्ड है इवन टुडे। और इसकी किताब ओरिजिनली तो इसने अरबिक में लिखी थी, लेकिन शायद ही कोई लैंग्वेज ऐसी हो कि जिस लैंग्वेज में अल-कानून का तर्जुमा ना हुआ हो। और आज भी ये हमारी यूनिवर्सिटीज में, क्लासेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में सेंटर प्लेस रखती है अल-कानून फिक्र। इसके अंदर पहले ये 14 वॉल्यूम्स में हुआ करती थी, अब इसके 5 वॉल्यूम्स हैं। और 5 वॉल्यूम्स में पहली है बेसिक फंडामेंट्स, सेकंड ड्रग्स, थर्ड जो है वो डिजीजेस, एंड द फोर्थ वन आल्सो डिस्कस विद द डिजीज फ्रॉम हेड टू टो। और द फिफ्थ वन इज कंपाउंड मेडिसिन, यानी कंपाउंड मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन में 2 तरीके की दवाएं होती हैं, एक मुफरत, एक मुरक्कब। सिंपल का मतलब है जैसे आप ये खा लें कि कोई पत्ती है, कोई बूटी है, कोई जड़ है, उन्नाब है, सपिस्ता है, अश्वगंधा, ये सब सिंपल कहलाती हैं। लेकिन जब इसका कोई कंपाउंड बन जाता है तो वो कहलाता है जैसे माजून, जवारिश, और आप ये समझ लीजिए कि इतरीफल, यानी कंपाउंड ड्रग्स बनाना कई दवाओं को मिलाकर। तो वो जो है वो फाइनल इसकी किताब जो है वो डिस्कस करती है। इसके अलावा इसकी एक किताब का मैंने यहाँ और जिक्र किया है जो कि मशहूर है, दैट इज नोन एज किताबुल अदविया अल कल्बिया, यानी वो दवाएं जो पर्टिकुलरली अमराज कल्ब पर, हार्ट डिजीज पर असर करती हैं। तो उसका जो डेवलपमेंट है इब्न सीना का, तो उसने बताया कि उसने 2 तरीके से बताया कि जो दवाएं दिल पर असर करती हैं वो होती हैं जो डायरेक्ट भी असर करती हैं और इनडायरेक्ट भी असर करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और आज भी इसको जो है वो रेफर किया जाता है। इसके बाद अब हम जरा सा टाइम को देखते हुए अब आते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब है। हमने जब देख लिया, फिलोसफर्स को देख लिया, उनकी किताबें देख ली, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस में है वो, उसका जिस्ट क्या है। तो यहाँ 2 तरीके का जिस्ट है, फिर मैंने उसको रिपीट किया है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एट नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इन्फर्मिटी। अब देखिए, होलिस्टिक अप्रोच में जो यूनानी मेडिसिन ने ह्यूमन बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल, नंबर 2 फंक्शनल, और नंबर 3 साइकोलॉजिकल। तो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी में एनाटॉमी आ जाती है आपका, है ना। स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स आ जाते हैं, और फिजिकल में फंक्शन ऑफ द ऑर्गन आ जाता है। तो यहीं तक जो भी मेडिसिन है वो यहीं तक उसकी लिमिटेशंस हैं। हर मेडिसिन की जो लिमिटेशन है वो कहां तक है, अगर किसी की हड्डी टूट गई या कुछ और हो गया तो सर्जरी से ठीक कर देते हैं। हर्निया वगैरह के ऑपरेशन को सर्जरी से ठीक कर देते हैं। डेविएटेड नेजल सेप्टम है, उसको सर्जरी से ठीक कर देते हैं। कैटरेक्ट को सर्जरी से ठीक कर देते हैं। इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर पैदा हो गए कहीं पर तो उसको जो है मेडिसिन से ठीक कर देते हैं। लेकिन सबसे टफ जो काम है वो है मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ जो होती है उसका जो कॉज है वो सर्टेन नहीं है, बल्कि वो कॉजेज होते हैं कि जहां पर कोई बॉडी डेवलप करती है, जिस सोसाइटी में जो ब्रेन डेवलप करता है। तो इट डिफर्स इन अकॉर्डेंस विद द रीजन, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एटसेट्रा। अब देखिए, होलिस्टिक अप्रोच में यूनानी मेडिसिन कहती है कि देयर आर 6 कॉजेज, और वो 6 कॉजेज दोनों के हैं। वही कॉजेज ऑफ वेलनेस हैं और वही कॉजेज ऑफ डिजीज हैं। वही कॉजेज ऑफ वेलनेस और वही कॉजेज ऑफ डिजीज हैं। कैसे मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप पानी पीना चाहें अगर, तो पानी ही आपकी सेहत का जामिन है, पानी आपकी सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन अगर वही पानी पॉल्यूटेड हो, वही पानी जो है इतना गर्म हो कि आपका मुंह जल जाए, तो वही फिर कॉज ऑफ डिजीज हो जाएगा। यही हवा का हाल है, यही ग़िज़ा का हाल है। तो पहला कौन सा चीज है, द एनवायरमेंटल, यानी पहला कौन सा कॉज है,
एनवायरमेंटल, द एनवायरमेंटल कॉज, ये एनवायरमेंटल कॉज कवर करता है दो चीजों को। एक तो कवर करता है द रेजिडेंसी, द एबोर्ड, द हाउस, जहां पर आप रह रहे हैं। ये वो जगह है कि जिस कमरे में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, ठीक है, और जिस कॉन्टिनेंट में आप रह रहे हैं, और जिस प्लैनेट पे आप रह रहे हैं, ये सबको कवर करता है। अब आप देख रहे हैं इसकी अप्रोच, यानी इसके अंदर वो तमाम फैक्टर आ जाएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग से लेकर और आपके सांस लेने तक, जस्ट विद द एडजस्टमेंट टू द बॉडी, सारे फैक्टर्स ये कवर करेगा ये वाला काम, एनवायरमेंटल। उसके बाद सेकंड है एयर, फूड एंड ड्रिंक्स। कौन जो बिल्कुल एक हमारे हवा से हर किसी का पाला पड़ता है, ये वो कॉजेज हैं जो कि हम इनटेक करते हैं, अंदर करते हैं बॉडी के। क्या करते हैं? इनहेल करते हैं एयर को और फूड को और ड्रिंक्स को अंदर लेते हैं। तो सेकंड बड़ा कॉज कौन सा हो गया? पहले एनवायरमेंटल है। अब इस बात इस कमरे में मैं बैठा हुआ हूं, एसी चल रहा है, मुझे अभी थोड़ी देर में फील होने लगेगा कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो मैं उसको कम कर दूंगा, उसको कहते हैं एनवायरमेंटल। उसके बाद इसमें जहां मैं बैठा हूं, यहां पर व्हाट इज द एयर क्वालिटी, उस पर डिपेंड मेरी हेल्थ करेगी। फिर फूड कैसा ले रहा हूं और मैं क्या ड्रिंक कर रहा हूं, ये 6 कॉजेज का सेकंड है। फिर है बॉडीली मूवमेंट एंड रिपोज। बॉडीली मूवमेंट एंड रिपोज का मतलब ये है कि हमारा हाथ पैर का चलना और रुकना, यानी हम कब तक चलें और कब तक रुकें, दोनों में एक इत्तेदाल होना चाहिए, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। ये जो है बॉडीली मूवमेंट एंड रिपोज, जो जाएगा वो जाएगा आपका सेलुलर लेवल से लेकर बॉडी लेवल तक, टिश्यू लेवल तक। उसके बाद स्लीप एंड वेकफुलनेस, आप सबको पता है, ये तो सबको मालूम है कि नींद भी जरूरी है और जागना भी जरूरी है। स्टैंडर्ड ये है कि 24 घंटे में 8 घंटे आप साउंड स्लीप ले लें और 16 घंटे काम कर लें। उसके बाद एक चीज आती है मेंटल मूवमेंट एंड रिपोज। ये मेंटल मूवमेंट एंड रिपोज जो है, आगे रिपोज लिखा हुआ है, वो शायद आ नहीं रहा, मूवमेंट एंड रिपोज, यानी दिमागी हैजान, दिमागी सोच और उसका रुकना, ये बहुत जरूरी है। मेंटल मूवमेंट एंड रिपोज। मेंटल मूवमेंट रिपोज से मतलब है जज्बात, फिक्र, साइकोलॉजी, यानी आप किसी को देखकर इमोशनल हो जाएं, किसी को देखकर रोने लग जाएं, किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाएं, किसी से बहुत ज्यादा डिटैच हो जाएं, ये सब मेंटल मूवमेंट में हमारी चीजें आती हैं। तो ये जो हमारे जो ब्लू कलर से लिखे हैं, यही हैं हर चीज में, जिसमें हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा हाउस है, हाउस को आप एबोर्ड कहते हैं, और हैबिटेट या हैबिटेंट से भी ताल्लुक है इसका, और खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, ये तमाम जो चीजें हैं हमारी, ये मेन कॉजेज हैं हमारे। इन्हीं में तमाम, चाहे वो लैक्स ऑफ डिजीजेस हो, सब इन्हीं में फॉल करती है, एयर में, फूड में एंड ड्रिंक्स में। देख लीजिए इन्फेक्शन कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से, फूड एडल्ट्रेशन से। इसी के अलावा एनवायरनमेंट है, अगर ज्यादा है तो सनबर्न भी इसी से हो जाएगा, अगर डायरेक्ट जो है वो सन रेस पड़ रही है, यानी इनसे कोई चीज बाहर नहीं है। ये पूरी तरीके से मेंशन है किताबों में कि इनकी जो बेस्ट फॉर्म है वो क्या है ह्यूमन बीइंग के लिए। Which type of food, air, drink, movement, sleep and mental health is required for what type of body? What type of body से क्या मतलब है? बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, जवान, इंडियन, यूरोपियन, हर किसी के कैटेगराइज किया हुआ है एज पर द एज, एज पर द सेक्स, एज पर द रीजन। उसको ही टेम्परामेंट का नाम दिया गया कि किस टेम्परामेंट में कौन सा शख्स किस तरीके का बिहेवियर करता है और उसके लिए कौन सी चीजें लायक और डिसलायक है। अब देखिए, यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि
यूनानी मेडिसिन की जो अप्रोच है वो उसको यूनानी बनाती है। कोई दवा यूनानी नहीं होती है, कोई किताब नहीं होती है, कोई हॉस्पिटल या कोई फिजिशियन नहीं होता है, बल्कि वो फंडामेंट, वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि जिनको फॉलो करके एक फिजिशियन डायग्नोज करता है और ट्रीटमेंट करता है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, दीज आर दोज बेसिक फंडामेंट प्रिंसिपल्स जिनका ताल्लुक वे बैक हिप्पोक्रेट्स से था, गैलन से था, इब्न सीना से था, राजी से था। दीज आर द ग्रेट मेडिकल फिलोसफर्स, इनक्रेडिबल मेडिकल फिलोसफर्स। इन्होंने जो सिद्धांत बनाए हैं उसको सामने रखकर जब हम डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, उसको यूनानी मेडिसिन कहते हैं। अब सबसे बड़ा जो फलसफा है वो है तबीयत का। तबीयत इज ए पावर एंडोड बाय नेचर टू एडमिनिस्टर द बॉडी। क्या है? तबीयत इज ए पावर एंडोड बाय नेचर। तबीयत वो ताकत है, वो जोर है जो कि कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में पाया जाता है। और ये क्या करती है तबीयत? यही तबीयत जो है वो बॉडी को एडमिनिस्टर करती है, उसके रिक्वायरमेंट को मेंटेन करती है, फंक्शन को मेंटेन करती है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको जो है एलिमिनेट करती है प्रॉब्लम को, और उससे फाइट करती है। उसी से निकला है इम्यूनिटी। आपने देखा होगा जब कोविड में सब चीज फेल हो गई तो सबने यही कहा, यू हैव टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, यू हैव टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो जितनी हमारी इम्यूनिटी बढ़िया होगी उतना ही हम डिजीज से मुकाबला कर सकते हैं। अब यहां पर ये बात बता दूं कि यूनानी मेडिसिन का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि हमें इन अकॉर्डेंस विद तबीयत ट्रीट करना है। यूनानी फिजिशियन इज नॉट फ्री टू ट्रीट बाय हिज वे। अब ये कैसे पता चले तबीयत क्या चाहती है? तो तबीयत वो चाहती है जो ग्रीन में लिखा हुआ है, द वेज ऑफ ट्रीटमेंट। ये जो वे तबीयत के जो यूनानी के जो तरीके हैं ट्रीटमेंट के, जो ग्रीन से मैंने लिखे हैं, वो इन अकॉर्डेंस विद तबीयत ही है। वो जो पावर है वो चाहती है, यानी मैं क्या चाहता हूं, आप ही समझ लीजिए कि मैं क्या चाहता हूं, कैसे मेरा इलाज होना चाहिए। तो मेरा इलाज ऐसे होना चाहिए कि कम से कम में मुझे टच किया जाए, कम से कम में मुझे दवा दी जाए, कम से कम मुझसे कहा जाए कि ये करो वो करो, कम से कम जो है मेरा ऑपरेशन किया जाए, कम से कम मुझे ऐसी चीजें खाने को दी जाएं जो मैं हैबिचुअल नहीं हूं। तो पहले तो वो ये चाहती है कि मुझसे कुछ मेटलिस्टिक वे में मुझे ना छेड़ा जाए, यानी बॉडी ये चाहती है। तो अब आप ये देखिए कि अगर कोई पेशेंट आता है या पर्सन आता है तो उसकी अगर हमको हेल्थ को सिक्योर करना है या उसकी डिजीज को जो है वो एलिमिनेट करना है, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना। अगर हमें अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखना है तो उसको सिर्फ अगर हम एडवाइस देकर, काउंसलिंग देकर काम चला सकते हैं, दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि डोंट बी पैनिक, आप परेशान ना हो, ज्यादा सोचा ना करें, हेडेक हो सकता है खत्म हो जाए, हो सकता है बीपी की वही वजह हो सकता है जो ज्यादा आजकल की आप देखते हैं रोज बरोज ये जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, चाहे वो डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, दीज आर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। लेकिन आजकल जो हमें 3 चीजों से जो हम हर इंसान जो है वो जूझ रहा है, उसमें पहला है एंजाइटी, स्ट्रेस, सेकंड एंड डिप्रेशन। एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ये जो चीजें होती हैं ये मेंटल मूवमेंट एंड रिपोज से ताल्लुक रखती हैं। उसके लिए है काउंसलिंग, काउंसलिंग करना चाहिए। अब देखिए साइकोलॉजिकल फील्ड कितना बड़ा हो गया, पूरी साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट इसी पे काम करते हैं, और बाकायदा काउंसलिंग एक परफेक्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट बन के हमारे सामने है। द सेकेंड वन इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का मतलब यह है कि अगर काउंसलिंग के साथ हम फिजियोथेरेपी भी कर दें, टेक्निक भी कोई इस्तेमाल कर लें कि भाई आप ज्यादा देर ऐसे बैठा कीजिए, इरेक्ट पोस्चर रखा कीजिए, अपने घर की खिड़कियों को खुला रखा कीजिए, या ज्यादातर आप जो है वो चला कीजिए मॉर्निंग, ये सब फिजियोथेरेपी में। तो सेकंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज फिजियोथेरेपी। आप देखें कितना स्कोप है फिजियोथेरेपी का, आजकल कितने फिजियोथेरेपिस्ट बिजी हैं। हर हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरेपी विंग बना हुआ है। रिहेबिलिटेशन सेंटर पूरा काउंसलिंग और फिजियोथेरेपी पे डिपेंड है। तो काउंसलिंग फर्स्ट एंड फिजियोथेरेपी सेकंड।
उससे बात नहीं बनती है, देन वी हैव टू कम ऑन डाइट थेरेपी। डाइट की थेरेपी का मतलब ये है कि डाइट को क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंट्रोल करना होता है। पहले कम खाइए, ज्यादा खाइए, मत खाइए, दिस इज क्वांटिटी। ये खाइए, ये मत खाइए, दिस इज क्वालिटी। तो हर जगह पर हम देखते हैं कि एट पर द, जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परामेंट ऑफ द पेशेंट, टेम्परामेंट ऑफ द पेशेंट कवर्स 3 थिंग्स। नंबर 1, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड साइकोलॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ द बॉडी। उसको नजर में रखते हुए हमें डाइट देनी होती है, कम करना होती है, बढ़ाना होती है या घटाना होती है। तो डाइट थेरेपी भी आजकल आप देखिए यूट्यूब भरा पड़ा है, ये खाइए, ये मत खाइए, डाइटिशियन का उसमें रोल आ जाता है। 4th नंबर पे आती है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी यानी दवा का इस्तेमाल 4थे नंबर पे आता है। अब आप देखें होता क्या है आजकल, जैसे ही हम जाएं तो फौरन डॉक्टर दवा लिखना शुरू कर देता है। वो काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी, डाइट थेरेपी की तरफ सोचता ही बहुत कम है। सबसे पहले हमें ड्रग थेरेपी दी जाती है और हम उसके आदी हो जाते हैं। तो ड्रग थेरेपी 4th नंबर की थेरेपी है लेकिन 4th नंबर की है। अगर काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी, डाइट थेरेपी से काम ना चले तो द लास्ट वन ऑफ कोर्स सर्जरी। देखिए सर्जरी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सर्जरी वो चीज है कि बहुत सी तो बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि सर्जरी से ही ठीक होती हैं। अब ये कहने का मतलब नहीं है कि यूनानी ये कह रही है कि आप काउंसलिंग से ही करिए ट्रीटमेंट या फिजियोथेरेपी से भी कीजिए, नहीं। यूनानी का मतलब है कि बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप पर्दा तबीयत फाइसिस चलिए। अगर काउंसलिंग से काम चल सकता है तो उससे, नेक्स्ट वन फिजियोथेरेपी, 3rd वन डाइट थेरेपी, 4th वन ड्रग थेरेपी एंड द लास्ट वन इज द सर्जरी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है और किसी के फ्रैक्चर हो गया है तो आप डायरेक्ट सर्जरी पे आ जाएं, डायरेक्ट ड्रग थेरेपी पे आ जाएं। तो ये बात है। और होता ही ऐसा है कि जब भी हम कोई किसी चीज को ट्रीट करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि इन चारों का और पांचों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और उसमें भी फिर ये तो एक मैंने एक छोटा सा बताया, अदरवाइज उसके भी ग्रेड हैं। काउंसलिंग के भी ग्रेड हैं, फिजियोथेरेपी के भी ग्रेड हैं, डाइट के भी ग्रेड हैं, ड्रग के भी ग्रेड हैं और सर्जरी के भी ग्रेड हैं। ये नहीं है कि अगर हम ड्रग थेरेपी में के भी ग्रेड हैं कि पहले 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड। जैसे एलोपैथी में होता है ना कि 1st जनरेशन एंटीबायोटिक, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 300 mg, 500 mg, 600 mg। इसी तरीके से ड्रग थेरेपी के अंदर भी दर्जात हैं, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। 1st ग्रेड वो है कि जो बिल्कुल हमारी फाइसिस के बिल्कुल करीब होता है, यानी हमारी दवा ऐसी हो जैसे बिल्कुल ग़िज़ा की तरह, तो वो 1st ग्रेड है। फिर उसके बाद और मोस्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई दवा है तो वो 2nd है, और 4th वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये भी बताया जाता है कि जहां तक आप बच सकें 3rd एंड 4th ग्रेड की दवाओं से बचें, लेकिन अगर जरूरी हो तो दें। अब इसको हम कंक्लूजन में आते हैं, लॉज ऑफ कैनन ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पे लॉज और कैनन, ये कानून से मतलब नहीं है, बल्कि कैनन का मतलब ही लॉज है, कानून है। जो यूनानी मेडिसिन जो है वो जिस पर खड़ी हुई है, ट्रीट द रूट कॉज बाय कीपिंग होलिस्टिक अप्रोच इन व्यू। रूट कॉज किसको कहते हैं? द फर्स्ट कॉज। आप देखते हैं कि फर्स्ट कॉज होता है, उस कौन सा कॉज होता है? पहला फर्स्ट कॉज वो होता है जो कि दूसरे कॉज को क्रिएट करता है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉज हो गया। फिर दूसरा कॉज क्या है? सेकंड है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग, निमोनिया। मगर निमोनिया का कॉज क्या है? दैट इज इन्फेक्शन। तो हम कहां से काम करना शुरू करते हैं? इन्फेक्शन से काम करना शुरू करते हैं। लेकिन इन्फेक्शन से तो काम करते हैं, लेकिन उसका भी एक और कॉज है। इन्फेक्शन का क्या कॉज है? बैड एटमॉस्फेयर, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, कंजस्टेड एटमॉस्फेयर। अब आप देखिए कि वही जो पहला काम था जिसको हमने कहा था मकान, एबोर्ड, एनवायरमेंट, उसको स्वच्छ रखिए, उसको साफ रखिए, तो हमारे 90% डिजीजेस हमें नहीं होंगी। पानी की सफाई, घरों की सफाई,
गलियों की सफाई, पॉल्यूशन, अब हम इतना मसरूफ हो गए हैं कि हमें उसकी परवाही नहीं है। गाड़ियों का देखिए पॉल्यूशन कहाँ पहुंच रहा है, हवा का पॉल्यूशन कहाँ पहुंच रहा है, एनवायरनमेंट का जो है इकोलॉजिकल बैलेंस वो कहाँ पहुंच रहा है, इको फ्रेंडली हम नहीं रहे। और हमें क्या है कि बस जहां कुछ होगा तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो वो इरेडिकेट कॉज को नहीं करेगा, बल्कि वो किसको करेगा, सिम्टम को करेगा। अगर हमें निमोनिया हो गया तो सिम्टम हम क्या करते हैं, वो हमें दवा दे देगा, एंटीबायोटिक दे देगा, बुखार की दवा दे देगा, 5 दिन रहेंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर वो उसी एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे, फिर वहीं पे बीमार पड़ जाएंगे। तो डे बाय डे हमारी इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस पावर भी घटती रहेगी और हम परमानेंट एक तरीके से मरीज हो जाएंगे, जिसमें आजकल की हमारी 90% पॉपुलेशन परमानेंट मरीज हो गई है। सेकंड वन है कीप द फाइसिस स्ट्रॉन्ग बाय मेंटेनिंग द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल कॉजेज इन अकॉर्डेंस। If the physis decline, make it strong by modifying the essential and non-essential causes by any means. ये essential और non-essential causes कौन कौन से हैं जो मैंने आपसे बताए थे? 6 तो वही हैं। नंबर 1 एटमॉस्फेयर या एबोर्ड, नंबर 2 जिसमें वो तीनों चीजें आ रही हैं, पानी, ग़िज़ा और हवा, फिर हरकत और मूवमेंट एंड रिपोज ऑफ बॉडी, फिर अवेकनेस एंड स्लीप, और उसके बाद जो है द लास्ट वन इज साइकोलॉजिकल मूवमेंट एंड रिपोज। ये तमाम चीजें आ रही हैं। उसके अलावा ये सोशल जो इम्पैक्ट है उसको हमें मेंटेन करना है। यानी फर्स्ट कॉज जो हमारा है वो हमारे बॉडी के बाहर है, अंदर नहीं है, उसको हमें ठीक करना है। फिर अब उसी पे सब चीज डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे, उनका सिलेबस बहुत अगर हमने दे दिया, बहुत ज्यादा उनको जो है वो किताबें उनके ऊपर लाद दी तो वो डिप्रेस हो जाएंगे, उसको हमें खत्म करना है। तो अब एजुकेशन भी बदल रही है कि बच्चों को लाइट रखो, प्ले करवाओ, इनसे क्लासेस की जगह एक्टिविटी करवाओ, वो सब उसी का पार्ट है। फिर फॉर क्योर यूज द मोस्ट नेचुरल वेज ऑफ द ट्रीटमेंट फर्स्ट, देन आफ्टर कम टू द फॉर नेचुरल लाइक फार्माकोथेरेपी एंड सर्जरी। ये वही है कि सबसे पहले नेचुरल ट्रीटमेंट, साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, डाइट थेरेपी, अगर ये काम ना करे तब फार्माकोथेरेपी एंड सर्जरी। उसके बाद to pharmacotherapy, select the natural drugs from the surroundings and try to use them in their original form. Do detoxification if required. ये भी एक उसूल है कि अगर हमें नेचुरल हर्ब्स से काम करना है अपनी दवाओं से, तो ये भी एक उसूल है कि जहां पर आप रहते हैं उसी की सराउंडिंग्स में से दवाएं लीजिए, वहीं आपकी जो है रेमेडी है। ये भी आजकल बहुत बड़ी चीज है कि हम नए नए फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं जिनसे हमारी बॉडी फेमिलियर नहीं है। हम फैशन में उनको लेके आते हैं, अरे देखिए भाई फॉरेन से किताब आई है, ये जो है ये वेस्ट का फल है, ये वेस्ट की का, ये बिल्कुल सही नहीं है। बॉडी वहां अच्छा फील करती है जहां पर वो है, और उसके सराउंडिंग्स में जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं या जड़ी बूटियां हैं, मादनियात हैं, वहीं से आप दवा दीजिए तो वो जो है पार्ट टू द बॉडी होती है और वही जो फाइसिस होती है उसके हिसाब से वो काम करती है। उसके बाद है प्रिस्क्राइब सिंगल ड्रग्स रादर देन कंपाउंड, इट इज हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग द ड्रग टॉक्सिसिटी। बेहतर ये है कि आप जो है सिंगल ड्रग से इलाज करें, जैसे उन्नाब है, सपिस्ता है, मवीज मुनक्का है, करनफल है, जो ओरिजिनल फॉर्म में दवाएं पाई जाती हैं। ये जरा सा टेक्निकल चीज है, यहां जरा मैं क्लियर कम कर पाऊंगा कि इनका एक टेम्परामेंट होता है। प्राइमरी टेम्परामेंट हमेशा उस चीज का होता है जो कि क्रूड फॉर्म में पाई जाती है, और जब हम उसको कंपाउंड कर देते हैं तो उसका जो टेम्परामेंट होता है, एक ये भी क्लियर कर दूं कि टेम्परामेंट एज पर द फिलॉसफी, मेडिकल फिलॉसफी एंड लॉजिक एंड फिलॉसफी, एवरी कंपाउंड जो कि फिजिकल है, एवरी फिजिकल कंपाउंड हैज इट्स ओन टेम्परामेंट। कंपाउंड तो आप जानते ही हैं, केमिस्ट्री में भी कंपाउंड होता है, यानी 2 या 2 से ज्यादा चीज से जो चीज बनती है। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड हो जाएगा। इसी तरीके से ये चाय अगर रखी है सामने, ये भी कंपाउंड है। इसमें क्या क्या है, दूध है, पानी है, चाय की पत्ती है, शक्कर है, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो कहने का मकसद ये है कि सिंगल दीजिए। अगर आप चाय की जगह दूध दे सकते हैं तो दूध ज्यादा प्रेफर कीजिए बजाय कॉफी या चाय के। इसकी बहुत सी जो है अंदर हिकमतें हैं, जो लॉजिक्स हैं, जो कि इसमें तिब में पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद है फॉलो द केस फॉर ए टाइम, गिव सम टॉनिक्स टू रिकवर द लॉस्ट स्ट्रेंथ एंड द फाइसिस। ये
जो केस फॉलो का मतलब है कि एक पेशेंट जब आपके पास आता है तो ये नहीं है कि बस 4 दिन दवा देके छोड़ दी और वो कर दिया, बल्कि उसको तकरीबन 1-2 महीने तक फॉलो कीजिए और कोर्स होने के बाद 5 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन का कोर्स होने के बाद उसको फॉलो कीजिए और उसको फिर डाइट के ताल्लुक से, ड्रिंक के ताल्लुक से और एक्सरसाइज के ताल्लुक से उसको ऐसी चीजें बताइए कि ताकि उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रांग हो जाए और उसकी जो फाइसिस है, तबीयत है, वो भी स्ट्रांग हो जाए। तो फॉलो द केस फॉर ए टाइम। आज हम क्या करते हैं कि फॉलो करते नहीं है, इधर हमारा ठीक हो, हमने डॉक्टर से ताल्लुक ना कुछ, नजला हो गया, एंटी एलर्जिक ले ली, एनाल्जेसिक ले ली, वो 3 दिन में नजला ठीक हो गया, फिर हो गया। पता चला कि हर आदमी जो है वो क्रोनिक साइनोसाइटिस में डेवलप हो गया, क्रोनिक, उसको नजला रहता है हर वक्त, आप देखते हैं सबको रहता है। तो इसी वजह से कि हम उसके केस को फॉलो नहीं करते। आखिर में, फॉर मेंटल डिसऑर्डर स्पेशली द केस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस पुट द पेशेंट्स ऑन काउंसलिंग एंड मेडिटेशन। जो आदमी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रहा है तो उसको ये कोशिश की जाए कि उसको काउंसलिंग की जाए, उससे बात की जाए और उसको फिर मेडिटेशन बिल्कुल एक अलग चीज है। यहाँ पर मेडिटेशन से एक चीज होती है कंसंट्रेट करने के लिए, अपने अपने अकीदे पे आदमी जो है वो इबादत करे और अपने अपने स्ट्रेस को कम करे और ये ना सोचे कि एवरीथिंग जो है मैं ही करूंगा, बल्कि ये भी सोचे कि मेरा जो काम है वो मैंने कर दिया, अब सक्सेस और अनसक्सेस जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, लगना है बस मुझे काम को। और रात में अगर वो सो रहा है तो सोचे, कल के बारे में कम ना सोचे, ये तो कोई बताने की बात नहीं है, यू नो बेटर देन मी। तो ये सब चीजें लॉज हैं, इसको हम फॉलो करते हैं और एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच से एक इंसान को हम लेते हैं, एक यूनिट को पूरे, और वो इंसान जो है वो अपना सिंगल नहीं होता, बल्कि वो इंसान एक होता है, उसकी फैमिली होती है और उसकी लोकेलिटी होती है, उसको पूरा जानते हैं। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि जो बेस्ट फिजिशियन हो सकता है वो फैमिली फिजिशियन हो सकता है, कि जो आपकी फैमिली को पूरी तरीके से समझे, आपके पर्सन्स को समझे, आपकी जबान को समझे, आपके अकीदे को समझे, आपके हमदर्द हो आपका, सबसे बड़ी चीज है। मैंने बताया था ना कि उसमें एथिकल कोर्स में ये है कि बी नोबल एंड एबल टू ट्रीट द पेशेंट। नोबल होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए, गमखार होना चाहिए फिजिशियन को। तो ये सब यूनानी मेडिसिन की किताबों में जो है वो अच्छे से लिखा हुआ है। द स्कोप ऑफ यूनानी मेडिसिन एवर लास्टिंग है, इट इज एसोसिएटेड विद द एक्सिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इट्स फंडामेंटल्स आर बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉज ऑफ सर्वाइवल, its ultimate goal is diagnosis and treatment, its treatment covers the prevention and cure, its slogan is tabiyat is the true healer, means physis is the true healer, the physician is only its assistant। यानी हमें एज पर द नीड ऑफ द बॉडी काम करना है, अपने हिसाब से काम नहीं करना। हम यहीं पर जो है वो खराब आजकल हो जाते हैं, हम अपनी ग्रीडीनेस के चक्कर में इलाज को मॉडिफाई कर देते हैं, पेशेंट को जरूरत नहीं है ऑपरेशन की फिर भी कर देते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है फिर भी कर देते हैं, पेशेंट को ओवर मेडिकेशन की जरूरत नहीं है फिर भी हम उसको दे देते हैं, पेशेंट को जो है एडमिट करने की जरूरत नहीं है फिर भी हम उसको एडमिट करते हैं, पेशेंट को जो है रेफर करने की जरूरत नहीं है फिर भी हम उसको पेशेंट को रेफर कर देते हैं। तो हम पेशेंट को ह्यूमन बीइंग नहीं समझते हैं, उसको एक सब्जेक्ट समझते हैं। तो ये गलत चीजें हैं, तो यही सबसे बड़ी चीज है। तो यूनानी का जो फिजिशियंस है वो एक हाथ में अपने जो है एथिक्स रखता है और दूसरे हाथ में जो है वो लॉज रखता है, जिससे हम किसी भी इंसान को ट्रीट करते हैं और उसमें फिर हमें सक्सेस होती है। तो दिस इज माय मैसेज टू यू ऑल। और इतने कम वक्त में तो मैं नहीं समझता हूं, लेकिन कुछ आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा। और अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो मुझे पहुंचाएं, और जो भी कोई भी क्वेरीज हैं वो आप जो है टाइप करके दे सकते हैं, और बाद में फिर उसको देखूंगा मैं और फिर मैं आपको उसको फॉरवर्ड करूंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बी फेथफुल विद योर डिस्टिंक्शन, ये भी है हिपोक्रेटिक लॉज में भी है और दूसरों ने भी इस बात को की है। तो बी फेथफुल विद योर डिस्टिंक्शन, कि जो आपका फहम है, जो आपका डिस्टिंक्शन है, जो आपकी अजमत है एज ए फिजिशियन, एज ए टीचर, एज ए वर्कर, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, उसके आप फेथफुल रहिए। फेथफुल अगर आप रहेंगे तो साइकोलॉजिकल आप अपने आप को हैप्पी पाएंगे, हेल्थफुल पाएंगे और दूसरों के लिए बेनिफिशियल पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच। ओके, Thank you, sir. If Zareen ma'am,
जी सर, जी Would you सर, like to- अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपका टॉक सुनकर। द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड द 4 phases of the treatment which you told, it is really very impressive. And Okay, thank you so much. we have to think about this because we take all these allopathic medicines which are really very harmful. They have lots of side effects, and sometimes they become the cause of death and sufferings. But yes, yes. If you will approach with the 6 essential causes, so I think that you will manage the disease before its peak. Okay, because there are some diseases which becomes non-treatable, and then that was the time when we have to give in the every and the जी। best available drug. For example, सर, जैसे मैं कीमोथेरेपी, जी जी जैसे सर, कीमोथेरेपी है वो लास्ट स्टेज में जाती है जी जी कैंसर सर, जी के। जी लेकिन कैंसर के कॉज क्या है? कैंसर के जी कॉज सर, को अगर आप पहले ही पकड़ लें, एनवायरनमेंट एंड डाइट, जी एक्सरसाइज, सर, स्ट्रेस, जी सर, मैं नहीं समझता कि ज्यादा केसेस कैंसर के डेवलप होंगे। बिल्कुल सर। सर, मैं भी थोड़ा बहुत यूनानी मेडिसिन पे काम करती हूँ। मुझे मिनिस्ट्री अच्छा। ऑफ आयुष से एक प्रोजेक्ट मिला था, अराउंड 70 lakhs का फंड मिला था सर। Okay. मुझे 2017-18 में मिला था, तो मैंने 2021 तक काम किया था। उसमें मैंने जी। नाइजेरिया सटाइवा, जो कलौंजी की सीड होती है सर, जिसमें जी, जी, हमारे जी, जी, नबी की हदीस भी है कि सब चीज का इलाज है जी, सिवाय डेथ के। जी, जी, उसके स्प्राउट्स पे सर काम करने के लिए फंड मिला था हमको, तो अच्छा रिजल्ट आया। मैंने लिवर जी, कैंसर पे काम किया था उसका, तो अच्छा था सर। फिर मुझे दोबारा जी, दूसरा प्रोजेक्ट मिला CCRUM से, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। लखनऊ जी, में हमारे यहाँ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है CCRUM का, जी, 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 आई इंटीरियल नो, के मैंने बगल सब में ही। देखे हैं। जी जी। जी, जी, तो सर वो उनके वहाँ पे एक साइंटिस्ट है, उनके कोलैबोरेशन में वो अभी चल रहा है प्रोजेक्ट हमारा। वो सर गुड, अर्क मको और अर्क कासनी और अर्क मको पे काम है उसका। गुड। हाँ, हेपेटोप्रोटेक्टिव है दोनों। जी, हिपैटोप्रोटेक्टिव और लिवर कैंसर में भी सर हमने देखा है, वैलिडेट किया है उसको। तो अच्छा बिल्कुल। अच्छा रिजल्ट आया है सर, प्रॉमिसिंग डेटा है। अब आगे हम उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी कर रहे हैं, तो बस आपकी दुआओं की जरूरत है सर, अच्छा हो बिल्कुल, जाएगा काम बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल। ओके, ओके, बिल्कुल। अब देखिए, आपने कलौंजी का नाम लिया। जी कलौंजी जो है ये इंडियन नेम हमने लिया, अदरवाइज इसको कहते हैं हब्बतु सौदा अरबी में। तो कोई जी जी लैंग्वेज में बैरियर नहीं है। लैंग्वेज इज जी नॉट जी ए सर, बैरियर। जी जी मटेरियल जी आपको जहां से अवेलेबल हो और अप्रोच है, बस जी उसका काम है। ठीक है ना? अब जैसे जी कलौंजी है, क्या आपको ये मुफ्त दवा कहलाएगी कलौंजी, है ना? जी जी सर, इसी तरीके जी से ये कासनी और मको, ये भी मुफ्त दवा कहलाएगी। जी और सर, ये जी जो है, ये जो कासनी वाला जो मामला है, ये हेपेटोप्रोटेक्टिव है इन द फील्ड ऑफ द इन्फ्लामेटरी डिजीजेस में। जी जी ओके। सर, जी जी कलौंजी का जो रोल है वो है ज्यादातर जो है नॉन इन्फ्लामेटरी में, जो बाद में जो जी सिरोसिस डेवलप होती है उसको जी जी रोकने। सर, जी जी ओके, सर, आई जी। एम वेरी हैप्पी टू सी योर वर्क एंड टू अवेयर थैंक अबाउट यू योर। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। Okay. Okay. Thank you. Participants, anybody wants to ask anything? Okay. So सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छा लगा सर ये टॉक आपका, and we surely try to absorb it as much as possible and try to utilize this in our academic life and our personal life both. ओके, So, वेलकम। ओके, थैंक yes. यू सो मच। So thank you very much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. Dear participants, we'll meet again at 4:30 for the next session of Professor Saneem Fatima. She will be talking on student diversity and inclusive education. Okay. Please use the second link which is provided by